नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वरुण है। तीसरी चौथी बार ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। काफी परेशानी हुई, आज लाइव क्लासेस भी नहीं हो पा रही है। क्या कारण मुझे अब पता नहीं। चलिए, तो आज है 16 तारीख, 16 जनवरी 2023 और डेली करंट अफेयर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले देखते हैं आज हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करने वाले हैं। देखिए, आज हम द हिंदू के सबसे पहले टॉपिक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। देखिए, 16 जनवरी को, आज तो हिंदू आया नहीं है, तो ये कल का न्यूज है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को हम कवर करेंगे। जीएस पेपर 3 पर्यावरण खंड से जुड़ता है। देखेंगे कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में जो विश्लेषकों का मानना है कि इसने किस प्रकार प्रोग्रेस किया है, तो आज उसके बारे में एक समीक्षा करेंगे। भोपाल गैस कांड यानी भोपाल गैस ट्रेजेडी, इसके बारे में आपने सुना होगा। यह औद्योगिक आपदा में एक बहुत बड़ी आपदा मानी जाती है। इसमें दो कॉन्सेप्ट भी आप पढ़ेंगे, उपचारात्मक याचिका यानी क्यूरेटिव पिटिशन, और दूसरा जो रिव्यू पिटिशन होता है जिसको आप पुनर्विचार याचिका कहते हैं। हालांकि ये जीएस पेपर 3 से जुड़ता है, लेकिन वो दो कॉन्सेप्ट पॉलिटी से जुड़ता है। दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति। दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति, आपको पता है कि दृष्टिहीनता किसको कहा जाता है? जो ब्लाइंड लोग होते हैं, तो उसके कंट्रोल से संबंधित पॉलिसी को लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है जिसने अंधापन को कंट्रोल करने की के लिए जो नीति आई है उसको क्रियान्वित किया है। उसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। यह पॉलिसी से, जीएस पेपर 3 से यह जुड़ता है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। अब देखिए, अगर आप कहीं पर भी कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो वहां पर यह आपके लिए मूल्यांकन जरूरी है कि उस प्रोजेक्ट से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वही है पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन। इसके स्टेजेस के बारे में भी हम देखेंगे। पांचवा है मकर संक्रांति से संबंधित कुछ तथ्य के बारे में बात करेंगे। हालांकि मकर संक्रांति पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन अलग अलग जगहों पर उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये वाला जो है ये तो जीएस पेपर 3 से है, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, और यह जीएस पेपर 1 के आर्ट एंड कल्चर से आप इसको जोड़ सकते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है और क्यों इसको लेकर न्यूज आई है? यहां पर द हिंदू में आप देख सकते हैं, वेयर डू इंडियन सिटीज स्टैंड ऑन टॉक्सिक एयर्स। ठीक है, तो ये जो जहरीला एयर है जिसने सबको प्रभावित कर दिया है, पूरे विश्व को प्रभावित किया हुआ है, और भारत भी इससे अछूता नहीं है। तो भारत ने इसी को कंट्रोल करने के लिए क्लीन एयर प्रोग्राम चालू किया, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में। इसको स्टार्ट तो जनवरी महीने में किया गया था, 10 जनवरी के अराउंड, और 2019 में स्टार्ट किया गया। और अब क्या क्या है, 2023, तो लगभग 4 साल पूरे हो गए। तो इस 4 साल में इसने कितना प्रोग्रेस किया है इस प्रोग्राम ने, इसी को लेकर जो विश्लेषक है उन्होंने कहा है कि इसकी प्रगति काफी धीमी रही है, और इसी से संबंधित यह न्यूज है। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि यह प्रोग्राम में हालांकि था क्या, लेकिन उद्देश्य तो आपको समझ में आ गया कि यह एयर को क्लीन करने वाला प्रोग्राम है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ठीक है, इसकी शुरुआत 2019 में हुई, ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें कुछ बातों को आपको मैं समझाता हूं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, इसकी स्टार्टिंग जो है वो 2019 में हुई। तो पहला जो इसका एनसीएपी की अगर विशेषता की बात करूं तो स्टार्टिंग डेट बता दिया। दूसरा, इसमें केंद्र सरकार से फंड मिलेगा, और तीसरा, इसमें केंद्र सरकार शहरों को कुछ टारगेट भी देगी कि आपको प्रदूषकों के स्तर को इतना कम करना है, जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे PM 2.5, PM 10। PM मतलब पार्टिकुलेट मैटर। आपको पता है PM 2.5 काफी सूक्ष्म होता है, काफी माइक्रो होता है, जिसके कारण ये आसानी से फेफड़े में चला जाएगा और जम जाएगा। अब फेफड़े में चला जाए और जम जाएगा तो उससे क्या होगा? उससे आपको बीमारियां होगी, लंग्स डिजीजेज होंगे। ये काफी जो है घातक है, क्योंकि ये काफी छोटा होता है। PM 10 और PM 2.5 में PM 2.5 काफी सूक्ष्म होता है। तो इसके लिए कुछ टारगेट भी दिया जाएगा कि उनको कितना कम करना है। और किसको दिया जाएगा? 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज को। अब आप कहिएगा कि नॉन अटेनमेंट सिटीज क्या होता है, गैर उपलब्धि वाले शहर कौन से हैं? तो देखिए, नॉन अटेनमेंट सिटीज, इसके बारे में इसको जानने के लिए आपको एक चीज देखना होगा। देखिए, यहां पर नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम। ठीक है, यह एक प्रोग्राम था।
इसके अंदर क्या था, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, यानी एक कुछ एयर क्वालिटी के इतने स्टैंडर्ड को मेंटेन करना था शहरों को 2011 से 15 की अवधि में। यानी एक प्रोग्राम है NAMP, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, उसके तहत शहरों को एक क्वालिटी मेंटेन करनी थी एयर की। उस क्वालिटी को जो शहर मेंटेन नहीं कर पाए उन्हीं को कहा गया नॉन अटेनमेंट सिटीज, यानी गैर उपलब्धि वाले शहर। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि NAMP जो प्रोग्राम है इसके तहत जो नेशनल एयर एम्बिएंट एयर क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स है उसको जो जिस सिटीज ने क्या किया, उसके स्टैंडर्ड को पूरा नहीं किया, उन सिटीज को यहां पर टारगेट किया गया है। मतलब वैसे सिटी हैं ये जो एक क्वालिटी स्टैंडर्ड, एक मिनिमम क्वालिटी ऑफ एयर स्टैंडर्ड नहीं दे पा रहे हैं, उनको यहां पर टारगेट किया गया है NCAP के तहत। अब देखिए इसके तहत कुछ टारगेट्स है जिसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यहां देखिए, इसमें देखिए जो लक्ष्य है जिसमें PM10 और PM 2.0 की बात है, इस लक्ष्य में देखा जाए तो टारगेट मिला था कि 20 से 30% की कमी करनी है। किस हिसाब से, तो 2017 का जो आधार वर्ष है उस हिसाब से, किस प्रदूषक में, PM10 और PM 2.5 में। ठीक है, कब तक, 2024 तक। कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि 2017 में कितना है, 100 है, ठीक है, तो उससे 20 से 30% की कमी कर देनी है PM10 और PM 2.5 में। कब, तो 2024 में। यानी 2024 में वही PM10 और PM 2.5 जो 2017 में 100 था, 100 यूनिट था, वो 2024 में कितना हो जाएगा, 70 to 80 यूनिट्स। यही है या टारगेट था। लेकिन 2022 में सरकार ने इस टारगेट को बदल दिया और इसमें कहा कि हम 40% की कमी लाएंगे। ये बढ़ा दिया, लेकिन साथ ही साथ ये भी बढ़ा दिया, 2026 कर दिया। समय सीमा को भी इसमें बढ़ा दिया सरकार ने। ये बात बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखिए वार्षिक सीमा पार्टिकुलेट के दो मुख्य वर्गों के लिए, जो PM 10.0 है और PM 2.5 है, इसके लिए एक वार्षिक औसत निर्धारित किया गया है पूरे वर्ष का। जो देश की वर्तमान अगर हम औसत की बात करें तो कितना है, PM 2.5 का 40 है और PM 10 का 60 है। ये ध्यान में रखेंगे तो अच्छा है, नहीं भी ध्यान में रखेंगे तो कोई बात नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है कि लक्षित स्तर क्या है। अब देखिएगा यहां पर थोड़ा सा इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक बोर्ड है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसके बारे में काफी बार हमने चर्चा की है। तो CPCB जो कार्यक्रम का क्या करता है, समन्वय करता है, इन स्तरों को देखता है, मतलब इनकी निगरानी करता है, PM 10 इन सब की। तो क्या है, शहर के PM 10 स्तरों को देखता है जो कि अपेक्षाकृत बड़े और मोटे कण हैं। मैंने आपको बताया कि अपेक्षाकृत बड़े भी हैं और मोटे भी हैं। वहीं PM 2.5 की बात करें तो PM 2.5 छोटे होते हैं और अधिक खतरनाक भी होते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि खतरनाक तो हैं, लेकिन शहरों में इनकी निगरानी संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि इनकी जो उपकरण है, जो इनके लिए apparatus चाहिए इनकी निगरानी के लिए, वो मौजूद अपने पास नहीं है, ठीक है। तो ये बस बिल्कुल हम बेसिक पे बात कर रहे हैं। अब आगे जब हम देखेंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि क्या है इसमें। देखिए शहरों को 2020-21 से सुधार की मात्रा निर्धारित करने की आवश्यकता थी। तो ये तो बेसिक एक बात है कि 2020-21 से शहर कुछ अपने हवा में सुधार के लिए कुछ स्टेप्स उठाएंगे, तो उनकी आवश्यकता 2020-21 में सुधार की मात्रा निर्धारित करने की आवश्यकता थी, जिसके लिए वार्षिक औसत PM 10.0 की कॉन्सेंट्रेशन में 15% की, यानी PM 10 के कॉन्सेंट्रेशन में 15% की कमी लानी थी। किनको, शहरों को। तथा अच्छी वायु के दिन में कम से कम 200 दिनों तक समवर्ती वृद्धि की आवश्यकता थी। मतलब वैसा दिन जहां पर आपको अच्छा वायु मिले, आपका जो फेफड़ा है वो अच्छी वायु उसके अंदर जाए, तो कितना करना था इसको, कम से कम 200 दिन। तो समझिएगा यहां पर दो बातें हैं। पहले तो आपने PM 10 PM 2.5 के बारे में देख लिया,
सीपीसीबी इनको मॉनिटर कर रहा है, ये भी देख लिया। तीसरी बात जो सामने आई है जिसमें लक्ष्य की बात हो रही है, तो शहरों को 2020-21 से कितना वो सुधार करेंगे इसकी मात्रा उनको डिसाइड करना था। ठीक है, जिसमें क्या बात थी, वार्षिक औसत, जो पूरे वर्ष के अगर औसत की बात करें, पूरे वार्षिक औसत की, तो एनुअल एवरेज PM10 का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें 15% तक की कमी लानी थी। तो PM10 के कॉन्सेंट्रेशन में 15% तक की कमी लानी थी, और 200 दिन ऐसा बनाना था जिसमें आप स्वच्छ हवा अपने फेफड़े के अंदर ले सकें। ठीक है, इन लक्ष्यों से कुछ भी कम को क्या माना जाएगा, कम माना जाएगा। और केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जो राशि प्रदान की जाती है, ठीक है, जो पैसा मिलता है, वह उस राशि को कम कर दिया जाएगा। मतलब शहरों को बोला गया भाई कि आपको पैसा मिलेगा, लेकिन पैसा किस शर्त पर मिलेगा, तो यहां पर कुछ शर्तें हैं। जैसे सबसे पहला क्या करना है, देखिए 200 दिन तक ऐसा एयर बनाइए जो रहने योग्य हो, जो सांस लेने योग्य हो, और साथ ही साथ PM10 के कॉन्सेंट्रेशन में 15% तक की कमी लाइए। उसके बाद आपको पैसा मिलता रहेगा। नहीं करेंगे तो आपकी राशि जो हम देते हैं पर्यावरण मंत्रालय के माध्यम से वो कम कर देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ जो टारगेट सेट किया गया था। तो ये तो टारगेट सेट था, ठीक है, लेकिन अब यहां पर यह आ रहा है कि अचीव कितना हुआ। ठीक है, तो आपने देखा, अगर मैं बात करूं तो इसमें टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट तो बड़ा सिंपल है। सीपीसीबी ने PM10 PM2.5 की निगरानी करता है। टारगेट में लाइन को कि 15% जो सांद्रता है यानी कॉन्सेंट्रेशन है PM10 का, वो कम हो जाना चाहिए। साथ ही साथ 200 दिन तक स्वच्छ हवा मिलनी चाहिए मिनिमम। तो इस टारगेट को कितना पूरा किया गया है उस पर देखते हैं। तो देखिए इस टारगेट के लिए क्या है, किसने विश्लेषण किया है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, CREA द्वारा इसको विश्लेषित किया गया। और कहा गया क्या 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 क्या, क्या कहा गया है कि 131 में से केवल 38 शहर ही ऐसे हैं जिन्हें वार्षिक प्रदूषण में कमी का लक्ष्य दिया गया था। वे वित्त वर्ष 2021-22 के लक्ष्यों को पूरा करने में कामयाब रहे। मात्र 38 शहर आउट ऑफ 131 उन्होंने अपने लक्ष्यों को पूरा करने में कामयाबी हासिल की है। कुछ शहर ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, जो प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है इसको लिस्ट कर लिया है और उनकी मात्रा को निर्धारित किया है। मैंने बताया था ना 2020-21 में इनको क्या करना था, अपनी जो प्रदूषण के स्तर को कितना कम करेंगे इसका मात्रा निर्धारित करना था। तो कुछ शहरों ने, कितने शहरों ने, 37 शहरों ने, 38 शहर ऐसे हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल की है, लेकिन 37 शहर ऐसे हैं जिन्होंने बस एक लिस्टिंग बना ली है कि भैया हमको कहां से प्रदूषण मिल रहा है, कहां से प्रदूषण हो रहा है, और साथ ही साथ इसकी भी लिस्टिंग बना ली है कि मतलब उनकी मात्रा को भी निर्धारित कर लिया है कि हम इतना तक कम करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ शहरों ने किया है। मतलब आप सोच सकते हैं कि 131 में से मात्र 38 सिटी और 37 सिटीज ने कुछ हालांकि काम इसमें किया है। अब देखिए, हालांकि कहा जा रहा है, CREA ने कहा कि इनका जो रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है और इन अध्ययनों की जानकारी के साथ किसी शहर की कार्य योजना को अपडेट नहीं किया गया था। ठीक है, तो हालांकि इसका जो रिपोर्ट है वो कहीं से भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, मतलब लोगों के पास इसका कोई रिपोर्ट नहीं है, और न ही किसी शहर की कार्य योजना को अपडेट किया गया। मतलब जब आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, वर्क प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी इस चीज को अपडेट करना चाहिए। तो ये कहीं पर इन चीजों का अपडेट आपको नहीं दिखने को मिल रहा है। CREA का अनुमान है, इसमें भी देखिएगा कि हमें कुछ मॉनिटरिंग स्टेशन बनाने थे, निगरानी स्टेशन, जहां से आप प्रदूषकों की मात्रा को निगरानी करते हैं कि कितना प्रदूषण का स्तर चला गया। ठीक है, तो 2024 तक NCAP के 1500 निगरानी स्टेशनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, क्योंकि NCAP ने यह भी टारगेट रखा है कि हम 1500 निगरानी स्टेशन बनाएंगे, और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत को प्रति वर्ष 300 से अधिक निगरानी स्टेशन क्या है स्थापित करना पड़ेगा। पर ईयर 300 करना पड़ेगा। ठीक है, हमें टोटल कितना चाहिए, 1500। ठीक है, और हम
को कितना करना पड़ेगा पर ईयर? अगर हम 300 300 300 300 करेंगे तब जाकर हम क्या कर पाएंगे, तब जाकर हम इस टारगेट को पूरा कर पाएंगे। क्यों? अब मान लो क्यों ऐसा है, क्योंकि अभी तक पिछले 4 साल में हमने क्या करा है, मात्र 180, पिछले 4 साल में मात्र 180 स्टेशन ही हमने स्थापित करा है। तो हमारी स्थिति कितनी खराब है इसको आप समझ सकते हैं। और इसमें कुछ डेटा भी दिया हुआ है, उतना डेटा परीक्षा के लिहाज से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपने समझ लिया कि हमारी जो प्रगति है वह इस मामले में काफी धीमे स्तर की रही है। अब हम थोड़ा सा भोपाल गैस कांड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक मेरे हिसाब से चलो कम से कम कुछ हुआ नहीं है, वह भी अच्छा है। भोपाल गैस कांड के बारे में तो क्या लिखा हुआ है कि घटना के 39 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के साथ हुए 1989 के समझौते में निर्धारित $470 मिलियन के मुआवजे को बढ़ाने के लिए नवंबर 2010 में केंद्र सरकार द्वारा उपचारात्मक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है, ठीक है। तो ये तो बातें न्यूज में है, अब यहाँ क्या क्या मतलब है थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में अगर हम बात करें तो भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 की घटना है, ठीक है। तो लगभग 39 साल हो गए इस घटना को, और उस समय इस त्रासदी से काफी लोगों की जान गई थी। तो इस कंपनी से जो सरकार को मुआवजा उस समय मिलना था वो कितना था, $470 मिलियन, ठीक है। लगभग 725 करोड़ रुपए उस समय के हिसाब से यह मिलना था। केंद्र सरकार ने इस मुआवजा को बढ़ाने की बात कही है। क्यों कही है इस पे पढ़ेंगे हम आगे, क्योंकि उस समय कैलकुलेशन जो है उस समय के हिसाब से हमने किया था, फिर बाद में हमने पाया कि हमारी जो कैलकुलेशन थी उसमें कुछ और भी इसमें एडिशन होगा, और भी लोग इसमें जो है वो घायल हुए हैं, और भी लोगों के साथ समस्याएं हुई हैं, और भी मौतें हुई हैं। तो हमने कहा, केंद्र सरकार ने कहा कि हमें और भी पैसा चाहिए, और इसके लिए 2010 में केंद्र ने क्या दायर किया, एक उपचारात्मक याचिका दायर किया, ठीक है, एक क्यूरेटिव पिटीशन दायर किया। तो यहां पर न्यूज आप समझ गए कि केंद्र सरकार को ज्यादा पैसा चाहिए, तो केंद्र सरकार ने क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर लिया। अब आपके मन में एक सवाल होता होगा कि सर 2 पिटीशन हैं, एक है रिव्यू पिटीशन जिसको आप पुनर्विचार याचिका कहते हैं, और दूसरा है क्यूरेटिव। तो क्यूरेटिव और रिव्यू में क्या डिफरेंस है, ठीक। तो मान लीजिए, समझिएगा इसको, थोड़ा सा पानी पी लूं पहले, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। देखिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला उठाया, फैसला किया, और आपको लगता है कि ये जो फैसला है ये कहीं ना कहीं गलत है, तो आप क्या करते हैं, पुनर्विचार याचिका दायर करते हैं। मान लो आपको लगता है कि भाई इसने जो मुझे सजा दिया है, ये सजा जो है इसका मैं हकदार नहीं हूं, तो आप क्या करने जाते हैं, रिव्यू पिटीशन, यानी पुनर्विचार करिए, फिर से अपने निर्णय पर समीक्षा करिए। और संविधान इसमें आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति देता है कि वह अपने निर्णय की समीक्षा फिर से करे। ऐसा तो नहीं है कि कोई डायमेंशन छूट गया निर्णय लेते समय, सुप्रीम कोर्ट इस बात की यहां पर देखेगी भी दोबारा। तो जैसा मान लो आपको लगता है कि भाई ये अगर मुझे फॉर एन एग्जांपल मुझे 10 साल की सजा मिली, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, और मुझे 5 साल ही मिलना चाहिए था, तो आप क्या दायर करेंगे, रिव्यू पिटीशन। और आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर सकता है और अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है, ठीक। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया रिव्यू पिटीशन, जिसको आप कहते हैं इसको क्या कहते हैं हिंदी में, पुनर्विचार याचिका, ठीक है, पुनर्विचार याचिका। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपने पुनर्विचार याचिका दायर की और सजा के बाद आपने ये दायर की है, लेकिन पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया गया, तब आप कहां आते हैं, क्यूरेटिव पिटीशन। यानी आपने एक बार दायर किया कि हमें सजा कम मिलनी चाहिए, और सजा जो कम मिलेगी इस
बात को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, यानी आपके इस पिटीशन को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया वैसे ही क्या आया रोल में, वैसे ही आएगा आप क्या कर सकते हैं, उपचारात्मक याचिका दायर कर सकते हैं। और यह बहुत ही विरले मामले में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जब मन किया तो आपने उपचारात्मक याचिका दायर कर दिया, बहुत ही विरले मतलब एकदम रेयर केसेस में ये आपको होना चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल उठता है, सबसे पहले तो इस चीज को समझने का यहां प्रयास करते हैं, क्योंकि मुझे तो बीच बीच में साउंड भी देखना है आप लोगों का कि हो रहा है कि नहीं। अब देखिए मान लेते हैं कि इसमें कैसे ये उपचारात्मक याचिका होगा। तो देखिए उपचारात्मक याचिका का एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। इसके तहत सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है, वरिष्ठ न्यायाधीश कह रहा हूं, मान लो वरिष्ठ कोई एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है, उसके द्वारा यह प्रमाणित होना चाहिए कि यह बताए वो कि हाँ भाई इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लो कि कोई एक व्यक्ति है ए, तो जैसा मैं आपको बता रहा था ए, मान लो ए कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने क्या करा, मान लेते कोई क्यूरेटिव पिटीशन दायर किया। क्यूरेटिव पिटीशन का मतलब होता है उपचारात्मक याचिका। तो क्या प्रोसेस होगा, सबसे पहले एक सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट यानी वरिष्ठ वकील यानी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट का यह प्रमाणित करेगा कि जो यह बात ए कह रहा है ये कहीं ना कहीं ठीक ठाक लग रही है और सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक बार विचार करना चाहिए, यानी सुप्रीम कोर्ट इसको ग्रहण कर सकता है। अगर इसने खारिज कर दिया कि नहीं नहीं ए के बात में तो कोई दम ही नहीं है, ए कह रहा है कि भाई मेरी सजा मिल गई, मुझे वो नहीं मिलनी चाहिए, मैंने तो वो जुर्म किया ही नहीं है, या फिर ज्यादा सजा मिल गई है, तो इस बात में ए के दम है तो कोर्ट तक जाएगा, और नहीं है तो यही खारिज। उसके बाद क्या होगा, यहां पर 3 सीनियर जज जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उनके पास ये मामला पहुंचेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि सीधा सुनवाई होगी, उनके पास ये मामला पहुंचेगा। उसके बाद जिन्होंने इस जजमेंट को दिया होगा, एक के लिए मान लेते हैं कि 2 जजों की पीठ होगी, उसने ए को सजा सुनाया होगा, उस जज के पास ये याचिका पहुंचेगी और फिर फाइनली उपरोक्त पीठ के आधार पर सुप्रीम कोर्ट इसका जो निर्णय है वो बहुमत के आधार पर लेगा। उसके बाद बहुमत के आधार पर निर्णय हो जाएगा। तो सबसे पहले सीनियर एडवोकेट बोलेगा कि हाँ भाई ग्रहण कर लो, अगर ना कर दिया तो वहीं से खारिज, अगर हाँ कर दिया तो उसके बाद किसके पास आएगा, उसके बाद आएगा मामला 3 सीनियर मोस्ट जजेस के पास जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, और उसके बाद मामला जाएगा जिन्होंने निर्णय दिया था उनके पास, और उसके बाद फिर फाइनली बहुमत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा। तो केंद्र सरकार ने भी उपचारात्मक याचिका ही दायर करी है। अब है कि इस याचिका को दायर करने के पीछे का आधार यही है कि सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने कहा कि भाई जिस समय यह हुआ था उस समय तो मृत्यु की संख्या 3000 लोगों की थी जो अनुमानित थी, क्योंकि एक बार में तो आप काउंट कर नहीं लेंगे, तो उस समय के उसके हिसाब से हमने मुआवजा मांगा था $470 मिलियन, यानी लगभग 700-750 करोड़। ठीक है, लेकिन 2010 में जो रिपोर्ट आई है और 2022 में, 2010 में कहा गया कि मौत जो है वो 5295 है, लगभग दुगना, और 2022 में 5479 बताई जा रही है। तो भाई मुआवजे की राशि तो बढ़ेगी ना, क्योंकि मौतों की संख्या ही बढ़ गई, और साथ ही साथ कैंसर और गुर्दों की विफलता के मामले की जो संख्या है वह भी 16,739 और 6,711 थी, और इस प्रकार की जो मामले हैं इसमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी अगर एक शब्द में कहे तो केंद्र सरकार इसलिए मुआवजा राशि ज्यादा मांग रही है क्योंकि जो उन्होंने उस समय जो अनुमान लगाया था अस्थायी विकलांगता, साथ ही साथ मृत्यु की, इसमें काफी अंतर देखने को मिला है। मृत्यु वाले में तो देख ही लिया आपने, अस्थायी विकलांगता और मामूली चोट के मामले में लगभग 1.5 गुना से 10 गुना तक की वृद्धि देखने को अब मिल रही है। इसलिए हमें मुआवजा ज्यादा चाहिए, और इसीलिए केंद्र सरकार ने एक उपचारात्मक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। और यह जो पिटीशन है यह कब आया है, पहली बार तो 2002 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इसको विकसित किया है। कौन सा फैसला है, अशोक हुर्रा बनाम रूपा हुर्रा मामला, ये याद रख सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि ये रेयर केसेस में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, और प्रोसेस भी थोड़ा सा वैसा ही है। अब अगला न्यूज है कि राजस्थान जो है पहला कंट्री बन गया है जिसने ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करा है। इसका उद्देश्य क्या होगा, अंधेपन की दर को कम करना,
ठीक है। और इसके लिए राज्य सरकार क्या करेगी, जो राजस्थान सरकार है वह एक कैंपेन जो है राज्य भर में चलाएगी। तो 3 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को प्रकाश में लाने के लिए राज्य सरकार एक कैंपेन चलाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इस समाचार के बारे में देख लेते हैं। हालांकि देखो जब ये पढ़ाया तो क्या हुआ, रिकॉर्डिंग स्टक हो गया, फिर से करना पड़ रहा, इसलिए यहां पर आपको अंडरलाइन दिख रहा है। देखिए राज्य सरकार का क्या उद्देश्य है कि जो ये अंधेपन की दर 2020 में 1.1% है उसको हम 0.3% कर देंगे। इसके साथ मेडिकल कॉलेजेस में हमें अनिवार्य रूप से क्या करना होगा, कॉर्निया ट्रांसप्लांट और आई बैंक के लिए केराटोप्लास्टी केंद्र जो है वो चलाएगी। कौन, राज्य सरकार। यानी जो कॉर्निया की कमी, कॉर्निया से संबंधित विकार के कारण या समस्या के कारण जिन जो अंधेपन के शिकार हो जाते हैं, अब वो क्या हो जाएंगे, उनके जीवन में प्रकाश आ जाएगा। तो यही कह रहा है कि कॉर्निया केंद्र बनाए जाएंगे, केराटोप्लास्टी केंद्र बनाए जाएंगे, कॉर्निया ट्रांसप्लांट की व्यवस्था की कर दी जाएगी मेडिकल कॉलेजेस में, जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें भी। निजी निकाय और जो वित्तीय सहायता प्राप्त जो एनजीओ हैं उनके द्वारा जो कॉर्निया कलेक्ट होता है उसको प्राथमिकता के आधार पर सरकारी संस्थानों को उपलब्ध कराया जाएगा और जहां से लोगों को दिया जाएगा, ठीक है, सरकारी संस्थानों से मिलेगा लोगों को। अब ये कहां से कलेक्ट करते हैं, बहुत बार आपने सुना होगा कि मैं मर जाऊंगा तो मेरा आईज निकाल लेना, मेरे आंखों को दान कर देना, नेत्रदान सुना होगा आपने। तो उसी प्रकार की चीजें हैं ये कि जो वित्तीय सहायता प्राप्त जो एनजीओ हैं या फिर निजी निकाय हैं, इनके पास जो कॉर्निया आता है वह कॉर्निया जो है प्राथमिकता के आधार पर सरकारी संस्थानों को उपलब्ध कराया जाएगा। अब अगला न्यूज है पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। क्या है ये, थोड़ा सा समझना है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको कोई भी अर्बन प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए आप इन्वायरमेंट असेसमेंट जरूर करें। उस प्रोजेक्ट से पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंच रहा, सामाजिक स्तर पर पता चला बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है, आर्थिक स्तर पर पता चला नुकसान होने लगा, पर्यावरण के कारण वहां के लोगों की जान जाने लगी, तो पेड़ जो बायोडायवर्सिटी है वो नष्ट होने लगा। तो आपको किसी प्रोजेक्ट के को परमिशन आप तब दीजिए जब आप उसका इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कर लें। और इसमें स्टेप है, जैसे स्क्रीनिंग पहले करिए कि भाई किस प्रकार का इंपैक्ट पड़ेगा, उसके बाद जो इंपैक्ट है वो उसको एनालाइज करिए, जो पोटेंशियल इंपैक्ट जो इंपैक्ट पड़ सकता है, तो स्क्रीनिंग है, स्कोपिंग है, उसके बाद असेसमेंट किया जाता है। तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप पूरे तरीके से करिए और फिर लास्ट में आप डिसीजन मेकिंग करिए, जिसमें डिसीजन मेकिंग में अथॉरिटी भी रहे और जो वहां के लोग हैं जहां पर यह प्रोजेक्ट बन रहा है वो लोग भी इसमें शामिल होंगे, ठीक है, वो लोग भी इसमें शामिल हो। तो एक स्टेप है, उस स्टेप को आप फॉलो जरूर करिए अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को क्या दे रहे हैं, अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को परमिशन दे रहे हैं तो, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कही है, इसके लिए ही आपको ध्यान में रखना है। लास्ट है कि मकर संक्रांति से संबंधित त्योहार तो क्या है, थोड़ा देखिएगा कि मकर संक्रांति आपको पता है फसल उत्सव पूरे भारत में मनाया जाता है और इसे भारत में विभिन्न नामों से जाना भी जाता है। जैसे गुजरात में उत्तरायण, तमिलनाडु में पोंगल, असम में माघ बिहू और पंजाब में माघी, इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये नाम भी कभी कभी आपसे पूछ सकता है, या फिर अगर आप उस स्टेट पीसीएस के एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी ये नाम आ जाएगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा सा हम मकरविलक्कू के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। नाम थोड़ा सा साउथ इंडियन है, कहां पर है, यह एक महत्वपूर्ण वार्षिक उत्सव है जो हर साल कहां मनाया जाता है, केरल के सबरीमाला मंदिर में आयोजित किया जाता है मकर संक्रांति के दौरान ही। और इसमें जो भगवान अयप्पा, आपको पता होगा केरल के लोग भगवान अयप्पा को बहुत मानते हैं, तो भगवान अयप्पा के हजारों भक्त जो हैं वो मकरविलक्कू के प्रकाश या ज्वाला को देखने के लिए मंदिर में इकट्ठा होते हैं, जो मंदिर से 4 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर 3 बार दिखाई देता है। तो पुन्नम्बल मेड्डू, ठीक है, ये पहाड़ी का नाम है।
तो इस पहाड़ी पर जो है प्रकाश दिखाई पड़ता है, तो वहां पर भगवान अयप्पा के भक्त जो है वहां पर 4 किलोमीटर दूर है वो पहाड़ी, वहां पर वह पहाड़ी पर 3 बार उजाला दिखाई पड़ती है, उसको देखने के लिए भगवान अयप्पा के हजारों भक्त जाते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित आपसे पूछ सकता है मकर विल कक्कू उत्सव के बारे में। ठीक है, उसके बाद गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला कहां मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। जनवरी के महीने में मकर संक्रांति के आसपास इसको भी आयोजित किया जाता है। हिंदुओं में इसका काफी बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। हर साल दुनिया भर में हजारों तीर्थयात्रियों को यह मेला आयोजित किया जाता है और पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप में इसका आयोजन होता है। ठीक है, और सरकार जो है पश्चिम बंगाल सरकार क्या मांग कर रही है कि इसको क्या दर्जा दे दिया जाए? राष्ट्रीय मेला का दर्जा दे दिया जाए, इसकी मांग पश्चिम बंगाल सरकार कर रही है। तो ये था आज का न्यूज हमारा। अब इसमें दो सवाल है, उसको करेंगे कि गंगा सागर मेला से संबंधित तथ्य बताना है। तथ्य में कौन सा सत्य है? ठीक है, सत्य कथन बताएंगे। ए, यह केरल में आयोजित किया जाता है। पहला। दूसरा स्टेटमेंट, यह सागर द्वीप में मनाया जाता है। और तीसरा, यह होली के समय का मेला है। अब आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन क्या क्या है भाई? ए, या फिर 1 नंबर लिख दो, 1 ओनली ए, बी बी एंड सी, सी बी और डी ए एंड सी। ठीक, ये सवाल का उत्तर आप लिखेंगे। माफी मांगते मांगते हम भी थक गए हैं और आप हमको माफ करते करते थक गए होंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम को, अब एनालाइज करते हैं क्या हुआ था आज। थैंक यू। एक रिकॉर्डिंग करने में आज पता है आपको 1 घंटे की भी क्लास नहीं होगी और लगभग 2 घंटे लग गए। समझ लीजिए कितनी परेशानी।